हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, उसमें पार्ट 1 हम देख रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है नंबर सिस्टम में कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें कई कॉन्सेप्ट हमें सीखने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते रहेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिएगा, जो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है इकाई अंक यूनिट डिजिट से रिलेटेड। तो पहले यूनिट डिजिट का क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको समझते हैं अच्छे से, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिएगा, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इकाई अंक के बारे में। तो क्या होता है इकाई अंक? देखिएगा, इकाई अंक जिसे हम कहते हैं यूनिट डिजिट। सबसे पहली बात तो ये होता क्या है, फिर ये निकालते कैसे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इकाई अंक, इसका मतलब जैसे कि कोई नंबर लिखा हुआ आपके सामने, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है और चौथा नंबर कोई इस तरह से है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस नंबर इस नंबर इस नंबर और इस नंबर का इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होगा? इकाई अंक होगा, यूनिट डिजिट होगा जो सबसे लास्ट में होगा वो। इसका सबसे लास्ट क्या है? 3। इसका लास्ट क्या है? 9। ये खुद अकेला ही है तो इसका लास्ट क्या है? 80 है। इसका लास्ट क्या है? 6। तो इसका यूनिट डिजिट हो गया 3, इसका यूनिट डिजिट हो गया 9, इसका यूनिट डिजिट हो गया 8 और इसका यूनिट डिजिट हो गया 6। ये हो गए यूनिट डिजिट्स, मतलब इकाई अंक। ठीक है, तो ये तो होता है किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट इकाई अंक। अब निकालने की बात आती है तो कैसे निकालते हैं? ऐसे तो आपको कोई पूछेगा नहीं कि ये नंबर दे दिया और इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक कैसे निकाला जाता है देखिएगा। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी नंबर है, ठीक है, आगे कुछ भी लिखा हुआ अगर उसके लास्ट में 0 है और उसकी पावर है n, n का मतलब आपको पता है क्या होता है? n मतलब होता है नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या। ठीक है, तो n का मतलब होता है नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या। तो अगर आगे कोई भी नंबर है, पीछे 0 है और उसकी पावर n है, तो इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 0 ही होगा। ये हमेशा इसका इकाई अंक होगा। एग्जाम्पल देखते हुए चलेंगे ताकि दिक्कत ना आए। तो देखिएगा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल के आगे कुछ भी है लेकिन हमें पता है लास्ट में 0 और उसकी पावर हम देख सकते हैं क्या है? नेचुरल नंबर, जो कि 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाते हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो इसका मतलब पीछे 0 आ गया, उसकी पावर आ गई, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, ये हम याद रख सकते हैं। मेथड भी है इनको निकालने का, लेकिन कुछ चीजों को याद रखकर हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। और वो पहले कैसे है, याद रखने वाली बातें उनको देख लेंगे, फिर मेथड कैसे होता है उसके बारे में भी बात कर लेंगे। चलिए सेकंड देखते हैं हम, दूसरे के बारे में बात करें। आगे कुछ भी अगर लास्ट में 1 है, उसकी पावर n, n मतलब नेचुरल नंबर है, तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 1 ही होगा। एग्जाम्पल के साथ देखना है तो इसको एग्जाम्पल के साथ में देख लेते हैं। चलिए देखिएगा एग्जाम्पल के साथ, जैसा कि मैंने कहा आगे कुछ भी है, लास्ट में अगर 1 है और उसकी पावर अगर मैं कहूं कि 1 नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, तो मैं देख सकता हूं लास्ट में 1 है तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा। और जैसा कि मैंने कहा इनको निकालने का एक मेथड भी है, वो मेथड अभी समझेंगे, लेकिन कुछ चीजों को याद रखकर डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, तो पहले उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आपने देखा 0 होने पर 0 ही आता है, 1 होने पर 1 ही आता है। उसी तरीके से और मैं बात करूं, आगे कुछ भी है, पीछे 5 है, उसकी पावर है क्या? नेचुरल नंबर, तो इकाई अंक यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा? 5 ही होगा। एग्जाम्पल लेना है, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ इसको समझ सकते हैं। तो देखिएगा एग्जाम्पल के साथ अगर समझे तो आगे कुछ भी है, कोई नंबर ले लीजिए, ये लीजिए, पीछे आप देख सकते हैं 5 है, पावर अगर नेचुरल नंबर की जगह मैंने n लिख दिया है तो कोई नंबर भी लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। ये लीजिए, पीछे 5 आ गया तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 5 होगा। चलिए और देखते हैं इसी तरह से,
आगे कुछ भी है पीछे 6 है और उसकी पावर n है तो उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा। एग्जाम्पल समझना है तो इसका एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आगे कुछ भी है, ठीक है, अगर आगे कुछ भी नहीं होता केवल 6 होता तो भी काम चल जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लीजिए मैं आगे कुछ नहीं लेता, केवल 6 लेता हूं, इसका क्यूब। तो आगे कुछ नहीं है लेकिन लास्ट में तो 6 है, ठीक है। उसकी पावर क्या है, नेचुरल नंबर 3 क्या होता है, प्राकृत संख्या होती है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा, 6 ही होगा। तो एक चीज कॉमन हमने अभी तक देखी कि चाहे आगे कुछ भी हो, अगर लास्ट में 0, 1, 5 या 6 आ जाए और उनकी पावर घात नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या हो तो उनका इकाई अंक हमेशा वही 0, वही 1, वही 5 और वही 6 हो जाता है, ठीक है। चलिए और बात करते हैं आगे की। तो हमने अभी तक बात की है 0, 1, 5, 6 की। अब बात करते हैं 4 या 9 आता है तब। जैसे कि मैं देखूं कि आगे कुछ भी है पीछे 4 है, उसकी पावर क्या है, n है, मतलब नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। तो अब यहां पर n को चेक करना पड़ेगा, ये n जो है ये इवन है या ऑड है, मतलब सम है या विषम है। अगर ये n इवन हुआ या फिर ऑड हुआ, इवन मतलब सम हुआ या फिर क्या होगा, विषम, दो में से कोई एक चीज होगी, ठीक है। तो अगर पीछे 4 है और उसकी पावर n है, n मतलब नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या जो कि इवन या ऑड के अलावा कुछ नहीं हो सकती, तो अगर इवन हुआ तो आपका यूनिट डिजिट कितना होगा, और अगर ऑड हुआ तो आपका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो अगर ये इवन हुआ तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा, 6, और अगर ये ऑड हुआ तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा, इसका 4, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिएगा एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने कहा कि आगे कुछ भी है हमें चेक करना है पीछे 4 है क्या, बिल्कुल 4 है। उसकी पावर चेक कर लीजिए कि इवन है या ऑड है, तो उसकी पावर हम देख लेते हैं। तो 7268 इवन और ऑड, सम और विषम का पता कैसे चलता है। कोई भी नंबर सम संख्या कब होती है, जब वो 2 से विभाजित होती है, और कोई भी संख्या विषम संख्या ऑड नंबर कब होता है, जब वो 2 से विभाजित नहीं होता, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं अगर यहाँ 4 की जगह 0, 1, 5, 6 होता तो अभी तक हम आंसर कर देते, यूनिट डिजिट कितना, 0, 1, 5, 6। लेकिन ये 4 है तो हमें पावर चेक करनी पड़ेगी, घात चेक करनी पड़ेगी। ये जो घात है ये घात सम है या विषम। तो मैं देख सकता हूं कि ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल मतलब 2 की भाजकता का नियम क्या कहता है, कोई भी नंबर 2 से कब विभाजित होता है, जब उसका लास्ट वाला नंबर जो है वो 2 से चला जाए। तो 8 2 से जा रहा है, इसका मतलब पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आने पर वो पूरा नंबर 2 से विभाजित होता है, और 2 से विभाजित होता है इसीलिए वो सम मतलब इवन नंबर होता है। तो ये इवन हो गया। तो 4 होने पर घात हमने चेक की, इवन है, सम है, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट हमने सीधा बोल दिया क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। इकाई अंक आ गया सीधा सीधा 6। अब ये कहना ये चाह रहा है कि 7234 की घात 7268 है, इसका मतलब 7234 का 7234 से 7268 बार जब हम गुणा करेंगे तो जो एक बहुत बड़ा सा नंबर आएगा, उस बड़े से नंबर का लास्ट जो अंक है, जो लास्ट वाला आपका डिजिट है जिसे इकाई अंक यूनिट डिजिट कहते हैं, वो हमें ज्ञात करने को कह रहा है। तो आप समझ सकते हैं इतने बड़े नंबर का इससे इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करवाकर फिर वो नंबर लाना, फिर उसमें लास्ट चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स होती है सीधा सीधा निकालने की। और एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा। देखिए पीछे 0, 1, 5, 6 होता तो अभी तक आंसर 0, 1, 5, 6 आ जाता, लेकिन पीछे 4 है तो हमें पावर चेक करनी पड़ेगी, घात चेक करनी पड़ेगी, इवन है या ऑड है। तो मैं 31 को देख सकता हूं, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो विषम संख्या के लिए हमने देखा है जब 4 हो, जो इसकी पावर है वो विषम हो, तो हमेशा रिजल्ट जो होगा यूनिट डिजिट का कितना होगा, 4 होगा। तो हम यहां पर देख सकते हैं यूनिट डिजिट का रिजल्ट कितना आएगा, इसका 4 आएगा, ठीक है। चलिए तो हमने अभी तक 0, 1, 5, 6 और 4 के लिए बात कर ली। अब जैसा नियम 4 के लिए है वैसा ही 9 के लिए है, उसको भी हम देख लेते हैं, देखिएगा। चलिए क्या बोलता है 9 के लिए रिजल्ट, आगे कुछ भी है पीछे 9 है, पावर n मतलब नेचुरल नंबर है। तो फिर से यहां पर चेक करना पड़ेगा कि पावर जो है वो सम है या विषम है, मतलब इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो रिजल्ट क्या होगा, 9 होने पर
इवन है तो रिजल्ट होगा आपके 1 और ऑड है तो रिजल्ट होगा 9। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं पहला, जैसे कि आगे कुछ भी है, पीछे 9 है, उसकी पावर चेक करनी है हमें। तो पीछे अगर 0 1 5 6 होता तो अभी तक रिजल्ट 0 1 5 6 हो जाता। अगर पीछे 4 होता तो भी पावर घात को हम चेक करते सम है या विषम। पीछे 9 है तो भी हम घात चेक कर रहे हैं, तो घात क्या आ रही है 35, मतलब 2 से डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब विषम है, तो 9 हो, पावर जो है विषम हो, तो रिजल्ट क्या होता है आपका 9, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा आपके 9 आएगा। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। जैसे कि आगे कुछ है, कुछ भी नहीं है, केवल 9 है तो भी चलेगा, हमें तो लास्ट में 9 को चेक करना है। ठीक है, इसकी पावर हम देख सकते हैं, इसकी पावर क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है। तो पीछे 9 हो, पावर सम हो, मतलब इवन नंबर हो, तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है, रिजल्ट हमेशा होता है इसका 1, तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं जो लिखा हुआ है कि 9 का 9 से 3,17,580 बार गुणा करवाएंगे तो जो बड़ा सा नंबर आएगा उसका आपको लास्ट अंक, लास्ट डिजिट जो हम कह रहे हैं वो पूछ रहा है, जिसे हम इकाई अंक यूनिट डिजिट कहते हैं। तो इतना बड़ा मल्टीप्लाई करवाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो पूछ रहा है वो हम जरूर बता सकते हैं, जो कि क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो हमने बात कर ली अभी तक किसके लिए, 0 1 5 6, जिसमें तो यही रिपीट हो जाते हैं। फिर 4 और 9, जिसमें हम पावर को चेक कर लेते हैं सम या विषम। अब बच रहे हैं आपके पास कौन, पीछे अगर 2 हो, 3 हो, 7 और 8 हो, इन सब के अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता। तो इसके बारे में बात हो गई, इसके बारे में बात हो गई, अब इन चारों को देख लेते हैं। क्योंकि अंक डिजिट कहां से कहां तक होती है, 0 से 9 तक। तो 0 से 9 में से 0 1 5 6 में तो वही रिपीट हो जाते हैं। 4 और 9 में हम पावर घात को चेक कर लेते हैं, सम है या विषम। 2 3 7 8 के लिए ऐसा कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है जिससे हम बता पाए। तो 2 3 7 8 को हम चेक करने के लिए मेथड ही लगाएंगे यूनिट डिजिट निकालने का, इकाई अंक ज्ञात करने का। तो जो मेथड अब मैं आपको 2 3 7 8 के लिए बताने जा रहा हूं, क्या वो यहां से यहां तक 0 1 5 6 4 9 में लग सकता है क्या? बिल्कुल, आप 0 से लेकर 9 तक कहीं पर भी उस मेथड को लगा सकते हैं। तो जब सब जगह एक ही मेथड लग सकता है तो इनके लिए वो मेथड क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप देख सकते हैं इनके लिए बिना मेथड के सिर्फ और सिर्फ हम देख कर ही बता सकते हैं यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे कि इन चारों में तो वही हो रहा था और इसमें हम पावर चेक कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब जो मेथड बताने जा रहा हूं 2 3 7 8 के लिए, उसमें आपको देखकर पता नहीं चलेगा, उसमें आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो मेथड लगाना पड़ेगा। तो उस मेथड से बचने के लिए जिनको हम डायरेक्ट याद रख सकते थे वो ये थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मेथड जो अब मैं बताने जा रहा हूं केवल 2 3 7 8 में ही लगेगा, 0 से 9 तक सब में लग सकता है। लेकिन लगाते इसलिए नहीं है क्योंकि जब देखकर आंसर आ सकता है तो मेथड लगाने की कहां जरूरत है। लेकिन 2 3 7 8 में देखकर आंसर नहीं आता, इसीलिए मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, और वो मेथड क्या है देखिएगा, एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। जैसे कि देखिए, देखिए क्या इसका आपको यूनिट डिजिट इकाई अंक निकालना है? इसका मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि 7252 का 7252 से 31 बार गुणा करेंगे, एक बड़ा सा गुणा आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा, उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक लास्ट वाला अंक बताना है आपको। ठीक है, तो वो तो करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यूनिट डिजिट इकाई अंक जरूर हम बता देंगे। देखिए इसके लास्ट में क्या है 2, अगर इस 2 की जगह 0156 होता तो अभी तक रिजल्ट भी 0156 हो जाता। अगर इस 2 की जगह 4 और 9 होता तो अभी हम इवन ऑड सम विषम घात चेक कर लेते, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब अब मेथड लगाना पड़ेगा। और मेथड केवल 2 3 7 8 के लिए नहीं, 0 से लेकर 9 तक सबके लिए लग सकता है, लेकिन लगाते नहीं है क्योंकि उसको याद रख सकते हैं। चलिए क्या है मेथड, हमें ये सीखना है। तो देखिएगा, जो इसकी घात दे रखी है, जो पावर दे रखी है, उस पावर को डिवाइड करते हैं हम किससे, 4 से। क्या हमेशा 4 से ही विभाजित करेंगे क्या? बिल्कुल, हमेशा 4 से ही भाग देना है। फिर दिमाग में आता है ऐसा क्यों, तो वो रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि 2 है, 2 की पावर 1 करूंगा तो कितना आएगा 2, 2 की पावर 2 करूंगा तो कितना आएगा 4, 2 की पावर 2 कौन सा, ये वाला, 2 की पावर 3 करूंगा तो कितना आएगा 8, 2 की पावर 4 करूंगा तो कितना आएगा 16, 2 की पावर 5 करूंगा तो कितना आएगा 32,
2 की पावर 6 करूंगा तो कितना आएगा 64, 2 की पावर 7 करूंगा तो कितना आएगा 128। इस तरीके से आगे चलता रहेगा। तो 4 का हिसाब क्या है? 4 का हिसाब ये है कि हर 4 के बाद में वही यूनिट डिजिट, वही इकाई अंक रिपीट होता है। आप देख सकते हैं यहां पर कितना है 2, फिर यहां पर अगर 2 है, यहां 2 नहीं आया, यहां 2 नहीं आया, यहां 2 नहीं आया, फिर 2 आ गया, तो इसका मतलब 1 2 3 फोर्थ में वापस 2 आ गया। यहां पर कितना आप देख सकते हो 4, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 4 नहीं है, फिर से यहाँ पर कितना आ गया आपके 4 यूनिट डिजिट के तौर पर। फिर आप यहाँ देख सकते हो कितना है 8, यहाँ 8 नहीं है, यहाँ 8 नहीं है, यहाँ 8 नहीं है, फिर से यूनिट डिजिट में कितना आ गया 8। तो आप देख सकते हो हर चौथे में वही यूनिट डिजिट रिपीट होती है, इसीलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। केवल 2 होने पर ही रिपीट होती है क्या? नहीं, 2 की जगह कुछ भी हो तो हर बार यही रिपीट होता है। जैसे कि हम 3 के लिए करेंगे तो भी वही बात है, 4 के लिए करें तो भी वही बात है, 9 के लिए करें, किसी के लिए भी करें वही बात है। हम 2 3 7 और 8 की बात कर रहे हैं, तो आप जब कभी भी ये होगा लास्ट में तो आपको 4 से ही डिवाइड करना है उस पावर को, और 4 से विभाजित क्यों करना है वो रीजन मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा? सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि जो पावर दे रखी है उसको 4 से डिवाइड करें। कब? जब यहाँ पर 2 3 7 8 हो तब। वैसे तो यहाँ पर कुछ भी हो तब ये मेथड हम लगा सकते हैं, लेकिन मेथड लगाएंगे इससे अच्छा 0 1 5 6 में वही रिपीट कर दो। 4 और 9 में इसकी पावर इवन ऑड है वो चेक कर लो। 2 3 7 8 होने पर तो मेथड ही लगाना पड़ेगा। तो 2 है लास्ट में, तो पावर में 4 से डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं शेषफल की, और 4 से डिवाइड क्यों करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। फिर हम देखते हैं शेषफल कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है। ठीक है, रिमेनिंग कितना बच रहा है आपके पास? तो 31 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हम देख सकते हैं कितनी बार चला गया, ये चला जाएगा 28 खत्म हो गया, तो कितना रह गया आपके पास 3। ठीक है, 3 रह गया, तो जितना रह चुका है शेषफल, जितना रिमेनिंग बचा है उसको हम इस 2 की पावर पर लगा देंगे। तो इस 2 की पावर को हमने कर लिया कितना 3, 2 की पावर 3 सबको पता है कितना होता है 8। इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना होगा आपके 8 होगा। ठीक है, चलिए देखते रहिएगा, जो आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं वो सारे अभी क्लियर हो जाएंगे जब चारों पांचों एग्जाम्पल सामने आएंगे। चलिए दूसरा क्या है देखते हैं। चलिए, अगर यहाँ 3 की जगह 0156 होता तो अभी तक 0156 रिपीट हो चुका होता। अगर इसकी जगह 4 या 9 होता तो हम इवन या ऑड जो पावर थी उसको चेक कर चुके होते। लेकिन यार 3 है तो हमें मेथड लगाना पड़ेगा। मेथड क्या बोलता है? जो पावर है, जो घात है, उसमें 4 का भाग दे दीजिए। 4 का भाग क्यों दे दीजिए वो आपको पता है अच्छे से। तो अब पावर खुद इतनी बड़ी है, घात इतनी बड़ी है कि इसमें 4 का भाग देंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो जब पावर छोटी थी तब तो सीधा सीधा भाग दे दिया, जब पावर बड़ी है तो क्या तरीका रहेगा? तरीका सिर्फ इतना सही है, जो पावर बड़ी है उस पूरी पावर में, पूरी घात में 4 से डिवाइड ना करके, जो घात है उसके लास्ट वाली 2 डिजिट्स, लास्ट वाले 2 अंकों को लेकर उसमें हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट वाले 2 ही क्यों लिए? क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल जो है, 4 की भाजकता का नियम जो है वो यही कहता है कि कोई भी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी अगर उसके लास्ट वाले दोनों नंबर जो है वो 4 से विभाजित हो जाए। तो हमने लास्ट वाले 2 नंबर ले लिए जो कि 21 बन रहा है, तो 21 डिवाइडेड बाई 4। तो मैं देख सकता हूं शेषफल जो है, रिमेनिंग जो बच रहा है वो कितना बच रहा है? वो बच रहा है आपके 1। ठीक है, तो जितना रिमेनिंग बचता है उसको हम इस लास्ट वाले की पावर बना लेते हैं। तो 3 की पावर हमने बना ली 1, कितना आ रहा है 3। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 3। ठीक है, चलिए और भी एग्जांपल है, देखिएगा। बात करते हैं अगले एग्जांपल की। शेषफल 3 आ गया, शेषफल 2 आ गया। अब बात कर लेंगे शेषफल आपके कितना, 1 आ गया, 3 आ गया। अब 2 के बारे में बात कर ले। चलिए देखिए, जैसा कि आपको पता है 0156 होने पर 0156 रिपीट हो जाता, 49 होने पर इवन ऑड चेक कर लेते, लेकिन है 8 तो पावर में 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। पावर इतनी बड़ी है, 4 से डिवाइड पूरे में ना करके लास्ट वाले 2 में 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमेनिंग है, जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा? वो बचेगा आपके 2, क्योंकि 40 तो कंप्लीट हो जाएगा।
अब जो बचा है उसको इसकी पावर बना देते हैं, इसकी घात बना देते हैं। तो 8 की घात 2 कर लिया, 8 की घात 2 होता है कितना, 64। हमें तो यूनिट डिजिट के बारे में, इकाई अंक के बारे में बात करना है, तो 64 का हम लेंगे केवल 4, तो इसका मतलब इस पूरे का इकाई अंक कितना आएगा, 4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 0 1 5 6 4 9 में डायरेक्ट आंसर आ रहे थे, 2 3 7 8 होने पर हमें मेथड लगाना पड़ रहा है। मेथड 0 से 9 तक किसी पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मेथड लगा रहे हैं थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन 0 1 5 6 और 4 9 में डायरेक्ट हम देखकर आंसर कर रहे थे। चलिए 2 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया। अब बात कर लेते हैं जब लास्ट में 7 हो। ठीक है, और बात कर लेते हैं आपका शेषफल कितना बच गया। हमने देखा अभी तक शेषफल 2 भी बच गया, 1 भी बच गया, 3 भी बच गया, इसके अलावा तो शेषफल रिमेनिंग कुछ रहेगा नहीं। तो जब शेषफल कुछ भी ना बचे, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 4 से, तो क्या होगा अभी बात कर। चलिए 0 1 5 6 होता तो अभी तक आंसर 0 1 5 6 कर चुके होते 7 की जगह। ठीक है, और यहाँ 4 और 9 होता तो इवन और ऑड चेक कर चुके होते पावर को, लेकिन यहाँ तो 7 है, 7 है तो फिर मेथड लगेगा यूनिट डिजिट इकाई अंक के लिए क्या लगेगा, जो पावर है उस पावर में 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड क्यों कर दीजिए, वो कॉन्सेप्ट आपको पता है। अब पावर ही इतनी बड़ी है कि कैसे 4 से भाग दे दें, तो पूरी पावर में, पूरी घात में 4 का भाग देने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाले 2 नंबर में 4 का भाग दे देते हैं। लास्ट वाले 2 नंबर को लिया तो 44 बनता है, 44 4 से डिवाइड हो रहा है, तो जो शेषफल है, जो रिमेनिंग है, जो रिमाइंडर है, वो कितना बच रहा है, कुछ भी नहीं, मतलब 0 बच रहा है, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। तो जब 1 बचता था, 2 बचता था, 3 बचता था, तो इसकी पावर घात बना देते थे। तो 0 बच रहा है तो क्या 7 की पावर 0 कर देंगे, नहीं। क्यों नहीं करेंगे, जब शेषफल 0 बचेगा तो उसको पावर घात के तौर पर, क्योंकि किसी की भी पावर अगर आप 0 करोगे तो हमेशा रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब कभी भी शेषफल रिमाइंडर 0 बचे, तो जो लास्ट में है आपके, उसकी पावर 0 ना करके पावर कितनी कर देते हैं हम, 4। बस आ गया हमारा आंसर। तो 7 की पावर 4 अगर याद है तो डायरेक्ट वो लिख सकते हैं, और नहीं याद है तो 7 का क्यूब तो याद है 343 गुणा कितना, 7। लेकिन हमें बात क्या करनी है, यूनिट डिजिट इकाई अंक के बारे में। तो इसका इकाई अंक कितना, 3, और ये कितना है, 7। गुणा ही तो करवाना है, तो 3 और 7 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 21। 21 का इकाई अंक कितना, 1। तो इस पूरे का इकाई अंक कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, चलिए ये था हमारा इकाई अंक से रिलेटेड थोड़ा बहुत जो बेसिक, जिससे हमारे क्वेश्चंस बन सके वो। अब बात करेंगे जो हमारे क्वेश्चंस है उनके बारे में। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है फर्स्ट, देखिए क्या कह रहा है आपको। चलिए बात कर लेते हैं यहां पर। ये है गुणनफल, ध्यान रखिएगा। आपको कह रहा है ये जो मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, वो आपको बताना है। बहुत ही आसान है, डायरेक्ट यहीं से कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में यूनिट डिजिट ही पूछा आपको, तो यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करवाते रहिए, और लास्ट में जो बचेगा यूनिट डिजिट वही आपका आंसर होगा। तो 7 का मैंने करवा दिया किससे, 1 से, तो 7 और 1 का गुणा कितना, 7। ठीक है, 7 का यूनिट डिजिट 7 ही होगा। फिर इस 7 का गुणा करवा दिया मैंने इस 9 से, यूनिट डिजिट इकाई अंक से ही गुणा करवाना है, तो 7 का 9 से कितना हो गया, 63। 63 का मैंने ले लिया 3। 3 का गुणा करवा दिया मैंने इससे, तो 3 और 4 का गुणा कितना, 12। 12 का यूनिट डिजिट कितना है, 2। तो इसका मतलब इस पूरे का यूनिट डिजिट कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्या कह रहा है दूसरा सवाल, देखिए। आपको पूछ रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा, यहां पर तो आराम से बता सकते हैं। देखिएगा 7 की पावर 35 है, तो हमें पता है जब कभी भी 7 होता है, ठीक है, आगे कुछ भी हो, लास्ट में अगर 7 होता है तो हमें मेथड लगाना पड़ता है। तो मेथड लगाते हैं, तो मेथड ये बोलता है कि जो पावर है, जैसे कि यहां पर पावर कितनी है, 35, उसमें 4 का भाग दीजिए। तो 35 में अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मैं देख सकता हूं 32 है जो वो खत्म हो जाएगा, कितना रह जाएगा, शेषफल 3। और जितना शेषफल रह जाता है, जितना रिमाइंडर रह जाता है, उसको इसकी पावर बना देते हैं, तो ये बन गया 7 की पावर 3। चलिए आगे चले, आगे चले तो 3 आया, तो 3 है तो भी आपको तरीका पता है, जब कभी भी 3 होता है तो पावर जो होती है उसमें हमें 4 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 71 को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करते हैं इसको,
तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा ये मैं देख सकता हूं कि 4 से डिवाइड करने पर 68 चला जाएगा। कितना रह जाएगा फिर 3, तो जितना रह जाएगा शेषफल उसे इसकी पावर बना देंगे, तो 3 की पावर 3 हमने कर दिया। फिर क्या है, पीछे 1 है, तो हमें पता है जब कभी भी 0156 होता है तो रिजल्ट सीधा इकाई अंक यूनिट डिजिट 0156 ही होता है। 1 है तो इसका यूनिट डिजिट मैं सीधा लिख सकता हूं 1 होगा। और अगर आप 55 में 4 से डिवाइड करके फिर जितना रिमाइंडर बच रहा है वो आप इसकी पावर बनाकर लिखोगे तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए बस हो गया हमारा काम। 343 3 का क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब कितना 27 और ये गुणा में कितना 1। आ गया आपका आंसर। यूनिट डिजिट पूछ रहा है ना, तो मल्टीप्लाई है तो यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 3 का 7 से गुणा कितना हो गया 21, 21 में 1, 1 का 1 से गुणा कितना हुआ 1, मतलब फाइनली रिजल्ट आ गया इसका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नंबर ऑफ जीरोस के लिए है, शून्यों की संख्या के लिए है। तो शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं, क्या होता है जीरो, वो थोड़ा हम सीख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिएगा, नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, कैसे निकलेगा देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा जीरो कब आएगा, जीरो हमेशा केवल और केवल 5 और 2 के मल्टीप्लीकेशन से ही एक जीरो आ सकता है। इसका मतलब 5 और 2 का जब एक पेयर बनेगा, एक जोड़ा बनेगा, तब ही एक जीरो हमें प्राप्त होगा। जैसे कि यहां पर अगर मैं बात करूं जीरो कितने होंगे, 5 इंटू 2 इंटू 5, तो क्या यहां पर जीरो की संख्या 2 होगी क्या हमारे पास, नहीं। आप तो सिर्फ इतना देखिए 5 और 2 का एक जोड़ा बनने पर एक जीरो आता है, तो 5 और 2 का जोड़ा कितना बन रहा है, इसके साथ बना लूं तो भी चलेगा और अगर मैं इसके साथ बना लूं तो भी चलेगा, जोड़ा तो एक ही बनेगा। जोड़े का मतलब 2 और 5 एक बार ही आ रहे हैं, पूरा पेयर बन रहा है 2 और 5 का एक बार, तो जीरो भी कितना होगा यहाँ पर एक ही होगा। ठीक है, और वैसे अगर गुणा करूं तो 5 का 2 से कितना 10, 10 का 5 से 50, 50 में जीरो कितना दिख रहा है आपको, एक ही दिख रहा है। एक बात हमें जरूर समझ में आ गई कि जीरो कब मिलेगा, जीरो सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 5 और 2 के मल्टीप्लीकेशन से, और 5 और 2 का एक पेयर एक जोड़ा आपको एक जीरो देगा, 2 जोड़े आपको 2 जीरो देंगे, 10 जोड़े आपको 10 जीरो दे देंगे। ठीक है, तो अगर यहां पर पूछा जाए, जैसे कि मैं अभी लिखूं आपके सामने कि 5 की पावर है 4 इंटू 2 की पावर है 3, तो बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आप देख सकते हैं 5 तो 4 बार है, 2 3 बार है। पावर होने का मतलब, घात होने का मतलब क्या हुआ कि 5 को 4 बार लिख सकते हैं और 2 को 3 बार लिख सकते हैं। तो 5 है 4 बार, 2 है 3 बार, तो जोड़े कितने बनेंगे 5 और 2 के, 3 ही बनेंगे, क्योंकि 5 तो 4 बार है लेकिन 2 तो 3 बार ही है। एक 2 इधर से, एक 5 इधर से, एक 2 इधर से, एक 5 इधर से, एक 2 इधर से, एक 5 इधर से, फिर एक 5 ही अकेला पड़ा रह जाएगा। तो इसका मतलब 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं, 3 जोड़े। तो नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या भी क्या होगी लास्ट में, शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, 3 ही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये मैं कह सकता हूं कि 5 और 2 में से जिसकी घात कम होती है, पावर कम होती है, उतने ही आपके जीरो बनते हैं, क्योंकि जोड़े भी उतने ही बनेंगे। जैसे कि मैं बात करूं यहां पर 5 की घात है मेरे पास 121 और 2 की घात है मेरे पास कितना 80। आपको पूछे कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, तो मैं साफ साफ देख सकता हूं 5 121 बार है, 2 80 बार है। अगर मैं इनके जोड़े पेयर बनाना स्टार्ट करूं तो 2 80 बार ही है, 5 तो 121 बार है लेकिन 2 तो 80 बार ही है, तो पेयर जोड़े कितने बनेंगे, 80 ही बनेंगे। तो इसका मतलब जिसकी घात, जिसकी पावर कम होती है 5 और 2 में से, उतने ही पेयर, उतने ही जोड़े बनते हैं। तो 80 जोड़े बनेंगे और बाकी का जो ये ऊपर का है टोटल 121 है, तो 80 टाइम्स तो 2 के साथ अगर जीरो बना देगा, बाकी बचा हुआ जो ये है जो कि कितना है 41, वो यूं ही पड़ा रह जाएगा, जो कि जीरो बनाने में काम नहीं आएगा। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस के बारे में बात करें तो 80 होंगे नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, और यहां पर अगर मैं देखूं कि कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस, 120 इंटू 2 की पावर 120, तो आप देख सकते हो 5 भी 120 बार है, 2 भी 120 बार है। ठीक है, हमने तो ये कहा था कि जिसकी घात कम होती है उतने पेयर बनते हैं, और जितने पेयर बनते हैं 5 और 2 के जोड़े बनते हैं, उतने ही जीरो होते हैं।
तो यहाँ पर तो दोनों की पावर सेम है, 120 120, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे 120। ठीक है, चलिए, तो ये तो जीरो बनते कैसे हैं वो हमने देखा। अब हमारा जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इसका मतलब समझिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। जैसे कि ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं जिसको हम कहते हैं फैक्टोरियल। और उसका मतलब क्या होता है वो जरा मैं आपको बताता हूं। चलिए, क्या होगा इसका मतलब, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये भी वही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग। जैसे कि फैक्टोरियल 15 है, 15 है, तो मैं लिख सकता हूं 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 तक। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर फैक्टोरियल यहां पर 100 लिखूं तो 100 से लेकर 1 तक सारे के सारे नंबर लिखकर उनका मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें आपको बताना पड़ता है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि 5 और 2 का हम एक पेयर लेने पर, एक जोड़ा लेने पर 0 1 प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, जैसे कि आपका क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल कि फैक्टोरियल 50 ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है, जिसका मतलब आपको पता है 50 इंटू कितना गुण 50 48 47, ऐसे करते करते आप लिख दो कहां तक, 1। इसमें आपको कह रहा है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस आपको देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए 5 और 2 का आपको पेयर चाहिए, जितने 5 और 2 के जोड़े होंगे उतने ही आपके जीरो होंगे। तो मैं देख सकता हूं कि 50 तक है ये, तो इसका मतलब 50 तक की मैं बात करूं तो इसमें 2 ज्यादा होंगे या 5 ज्यादा होंगे। डेफिनेटली नंबर ऑफ टूज जो है, 2 की संख्या इसमें ज्यादा होगी। तो हम तो ये देखते हैं 2 और 5 में से जिसकी घात कम होती है उतने ही जोड़े बनते हैं और उतने ही जीरो होते हैं। तो 2 ज्यादा होंगे, 5 कम होंगे, तो हम 5 की घात कितनी आ रही है, 5 कितनी बार आ रहा है इसमें वो देख लेते हैं, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो वो कैसे पता चलेगा अभी देख लेते। देखिएगा 50 है, 50 है ना ये फैक्टोरियल 50, तो 50 को डिवाइड करते हैं हम किससे, 5 से, कितना आया 10। अब ये 10 है, इसका मतलब क्या हुआ आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 50 है, इस 50 में ये 5 कितनी बार है, 10 बार। ये जो 50 है, इस 50 में 5 कितनी बार है आपके पास, 10 बार। अब इस 10 में 5 कितनी बार है, तो वो 10 में 5 का भाग दे दो, कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, तो इस 10 में 5 हम देख सकते हैं कितनी बार है, ये 2 बार। तो इसका मतलब यहां पर हम ये देख सकते हैं कि कंप्लीटली डिविजिबल हो गया 2 टाइम्स, और यहां पर हम देख सकते हैं कितने टाइम्स डिविजिबल हो गया आपके, कितनी बार चला गया यहां पर, ये चला गया आपके 10 बार। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं 5 कितनी बार आया, 10, और 2 टोटल कितनी बार है, 12 बार है। तो मैं चाहूं तो 5 की घात 12 लिख सकता हूं। यही अगर मैं 50 में आपके चेक करने जाऊं 2 के लिए, क्योंकि 5 और 2 से ही बनेंगे जीरो, तो 5 को तो हमने चेक कर लिया, 2 को चेक करने जाऊं तो 50 बटा 2 कर लूं तो कितना आएगा, 25। 25 आएगा, ये तो 12 बार में ही खत्म हो रहा है, तो 25 आएगा, हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हम तो कम घात जो है उसे लेते हैं, उसी से जोड़े बनते हैं। तो मैं देख सकता हूं कि 5 जो है 12 बार आया है, इसका मतलब 2 जो है चाहे 1000 बार आ जाए हमें मतलब नहीं है, 5 12 बार है, तो 2 को 12 बार ही काम में लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा जो आ रखा है वो हमारे जीरो बनाने में सहयोग नहीं करेगा। तो इसका मतलब इसके लिए अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो इसके लिए नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे कितने, 12, क्योंकि 5 और 2 में से 5 जो है उसकी पावर कम है और वो कितनी है, 12 है। 2 की पावर तो कई ज्यादा आ रही है, कैसे, 50 में जैसे 5 का भाग दिया वैसे 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 25। तो एक बार तो 25 आ गया, फिर 25 में भी 2 का भाग देना पड़ेगा, जो कि 12 बार तो पूरा पूरा जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा, तो 12 बार तो 2 आएगा ही आएगा। तो 25 और 12 में देख सकता हूं कितना हो जाएगा, ये 37। तो 37 टाइम्स 2 आ रहा है, लेकिन 12 जो, सॉरी 5 जो है वो 12 टाइम्स ही आ रहा है। तो 5 की घात 12 है, 2 की घात 37 है, तो घात कम किसकी है, 5 की, कितनी है, 12, तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, शून्य होंगे। ठीक है, किस तरह से किया, 5 से डिवाइड किया, 10 टाइम्स चला गया। अब इस 10 में भी 5 है, तो 5 से भाग दे दो, तो 10 में भी 5 कितनी बार, 2 बार। तो इसका मतलब ये आपका आंसर आ गया, टोटल कितना आपके 12। चलिए बात करते हैं आगे की। अब हमारे जो क्वेश्चंस है थोड़ा उनको देख लेते हैं, या फिर एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिएगा,
जैसे कि मैं बात करूं, ये आपके सामने 255 फैक्टोरियल, ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, एक ही बात। इसका मतलब तो आपको पता है, 255 इंटू 254 इंटू 253, ऐसे कहां तक जाना है, 1 तक। आपको पूछ रहा है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आपको ये तो दिख रहा है इसमें 2 तो ज्यादा बार ही आएगा, हमें तो कम बार देखना है, 5 और 2 में से जो कम बार है उतने ही आपके जीरोस हो जाएंगे। तो मैं यहां पर देखता हूं, इसको 255 को 5 से डिवाइड करते हैं, उससे ये पता चलेगा 255 में 5 कितने टाइम्स आ रहा है। तो ये आप देख सकते हो 5 से 5 बार और ये 1 बार, 51। अब 51 में भी तो 5 आ रहे होंगे, वो कितने टाइम्स आ रहे हैं वो जरा देख लेते हैं। तो मैं देख सकता हूं 10 टाइम्स तो पूरा पूरा जा रहा है, फिर पॉइंट में कुछ आएगा तो पूरा पूरा तो 10 बार चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 5 इसमें कितनी बार आ रहा है, 51 और 10 61 बार, 61 टाइम्स। तो ये तो 5 की पावर हो गई 61। अब अगर 2 की पावर आपको देखनी है तो आप 2 की पावर देख सकते हो, 61 से तो कई टाइम्स वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी, क्योंकि 255 को जब आप डिवाइड करने बैठोगे किससे, 2 से, तो आप देख सकते हो डेफिनेटली वो 61 से तो ज्यादा ही आ रहा है, तो हमारे वो किसी काम का नहीं है। हमें तो ये देखना है 2 और 5 में से किसकी पावर, किसकी घात कम है, जितनी है वो कम वाली घात उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोस है, क्योंकि पेयर जोड़े तो उतने ही बनेंगे। ये चाहे 2 की घात कितना भी आ जाए, लेकिन 5 तो 61 बार ही है, तो 5 तो 61 टाइम्स ही काम आएगा, और बाकी का 2 का 61 टाइम्स काम आ जाएगा, बाकी बचा हुआ हमारे जीरो बनाने में काम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन है उनके बारे में, क्या कह रहा है पहला सवाल देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको पूछ रहा है कि इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे वो हमें बताना है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 100 तक जा रहा है, तो एक तरह से ये फैक्टोरियल ही हुआ आपका। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 100 तक जा रहा है, तो 100 में अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 तो कई टाइम्स आ रहा है, लेकिन हम 5 चेक कर लेते हैं, तो 5 क्या होगा, कम बार आएगा, क्योंकि दिख रहा है आप 100 में 2 से डिवाइड करोगे तो पहले 50 टाइम्स जाएगा, फिर 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो 25 टाइम्स जाएगा, फिर 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, और पॉइंट में आ जाएगा तो फिर हम छोड़ देंगे तो भी 50 25 और 12.5 का केवल 12 ले लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं 2 तो कई टाइम्स आ रहा है, लेकिन 100 मैं अगर 5 से डिवाइड करूं तो 5 2 के कंपैरिजन में कम बार आएगा, कितनी बार गया, 20 बार। अब 20 में भी तो क्या है, 5 है, कितनी बार है, 4 बार। क्या अब 4 में 5 है क्या, नहीं, 4/5 करूंगा एक बार भी नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 5 कितनी बार आ रहा है 100 में, 20 और 4 24 बार। अब आप देख सकते हो 2 कितनी बार आ रहा था, 100 डिवाइडेड बाई 2 करने पर सीधा 50 आ रहा है, तो आगे तो और भी कई बार आना है, लेकिन हमारे 5 तो 24 बार ही है, तो इसका मतलब 5 और 2 में अगर मैं पावर देखूं तो 5 की पावर कम है, और वो कितनी है, 24। तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे आपके, 24, क्योंकि अगर मैं 2 को चेक करूं तो 100 बटा आपके 2 करूंगा तो कितनी बार आया, 50 बार, फिर 50 बटा 2 करूंगा तो ये कितनी बार आया, 25 बार, फिर 25 बटा 2 करूंगा तो ये कितनी बार आएगा, 12.5, 12.5 में से केवल 12 काम का लूंगा, फिर और इसको आगे डिवाइड करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमें तो 24 ही अवेलेबल है, 5 जो है, तो इसका मतलब ये चाहे आगे कितनी बार भी आ रहा है हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि हमें तो जोड़े बनाने 5 और 2 के, तो 5 तो 24 बार ही है, 2 चाहे 1000 बार हो, इसमें से 24 बार काम में ले लेंगे, बाकी 2 हमारे किसी काम का नहीं होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, 2 4 6 8 10 98 100 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, ये आपको पूछ रहा है। चलिए बता देते हैं। तो इसके लिए हम बात करें, ये फैक्टोरियल तो नहीं है सीधा सीधा, तो फिर ये क्या है, हम यहां पर देख सकते हैं कि इन सब में से कुछ कॉमन आ जाएगा शायद, देखते हैं कैसे। क्या मैं इस 2 को 2 इंटू 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इस 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, क्या इसमें 6 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, क्या इस 8 को 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, क्या इस 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 49, तो फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 50। ठीक है,
तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो 2 कितने टाइम्स है, 2 आपके जितने ये लिखे हुए हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 टाइम्स आ रहा है 2, तो 250 टाइम्स आ रहा है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है ना। तो हमें पता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक के नियम आपको क्या कहते हैं, जब आधार समान हो तो घाते हम जोड़ लेते हैं और सभी के सभी गुणा में हो तो यहाँ पर सभी के सभी मल्टीप्लीकेशन में है तो सबकी बेस वैल्यू जो है आधार क्या है 2, तो उन सारे 2 को ऐड कर लो कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते 50 तक पहुंचोगे तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी तो 2 की पावर ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है 2 की पावर 50 हो गया, सबको ऐड कर लिया आधार समान होने पर। अब पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और ये ऐसे करते करते लास्ट में बच गया आपके क्या, ये 50। ठीक है तो इसको मैं देख सकता हूं कि ये मेरा फैक्टोरियल 50 बन रहा है या नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है फैक्टोरियल 50। तो 2 की पावर मैं यहां पर देख पा रहा हूं कितनी है 50, तो अब क्या इसमें 2 चेक करूंगा क्या, नहीं, 2 की घात 50 है, इतनी बार तो 5 आएगा ही नहीं इसमें। अब अंदर अगर मैं 2 को चेक करूं तो 50 बार तो आ ही चुका है और भी कई ज्यादा बार आना है, पर उसको मतलब ही नहीं है क्योंकि हमें तो जो 2 और 5 में से कम बार आता है उसी की पावर, उसकी घात लेकर हम नंबर ऑफ जीरोस बता देते हैं। तो आप इसको डिवाइड कीजिए किससे, आप इसको डिवाइड करेंगे 5 से। तो करते हैं इसको 5 से डिवाइड, इधर कर लेते हैं, देखिए क्या है ये फैक्टोरियल 50 हो गया एक तरह से। तो इसका मतलब 50 में डिवाइड करते हैं हम 5 से कितनी बार, 10 बार, फिर 10 को डिवाइड करते हैं और 5 से क्योंकि 10 में भी तो 5 है, कितनी बार ये गया 2 बार, तो इसका मतलब 10 और 2 कितनी बार, 12 बार, तो 12 बार आएगा 5। अब 2 जो है 50 बार और अंदर भी आ रहा है अभी तो 2, ठीक है, तो इसका मतलब और भी ज्यादा बार आ रहा है लेकिन 5 तो 12 बार ही आ रहा है, तो 2 चाहे कितनी बार भी आए, 60 70 80 जितनी बार भी आए, हमें तो सिर्फ 12 बार ही काम में लेना, तभी 5 और 2 के 12 जोड़े बन जाएंगे और नंबर ऑफ जीरोस भी 12 हो जाएंगे। तो हमारा आंसर भी हो जाएगा कौन सा, तीसरा ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों के बारे में बात कर रहा है। तो पहले इसका थोड़ा सा बेसिक हम देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कैसे निकालता है नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्या होते हैं फैक्टर्स, कैसे निकलते हैं, इवन कैसे निकलते हैं, ऑड कैसे, सम गुणनखंड कैसे, विषम गुणनखंड कैसे, अभाज्य मतलब प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलता है, सम ऑफ फैक्टर्स मतलब गुणनखंडों का योग कैसे निकलता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स मतलब गुणनखंडों का गुणन, उन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं, फिर क्वेश्चंस के वो देखते हैं। चलिए देखिएगा, फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, गुणनखंडों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या होता है गुणनखंड, पहले तो वो देख लेते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि मैं लिख रहा हूं 6 के गुणनखंड फैक्टर्स क्या होंगे, अभी मैंने प्राइम, ऑड या इवन, अभाज्य, सम या विषम गुणनखंडों के बारे में बात नहीं की, सिर्फ मैं गुणनखंड फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे, गुणनखंड का मतलब सिर्फ यही है उसके टुकड़े करना, तोड़ना उसको। तो 6 के टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं, 6 के टुकड़े हो सकते हैं जैसे कि 1 इंटू 6, 6 आ रहा है वापस, जैसे कि 2 इंटू 3, 6 आ रहा है वापस। अब अगर आप सोचे 3 इंटू 2 तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, चाहे आप 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, एक ही बात है। अब अगर आप सोचे 6 इंटू 1 तो उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप 1 इंटू 6 करो या 6 इंटू 1 करो, एक ही बात है। तो क्या इन दो के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या 6 आने के लिए, नहीं। तो मैं यहां पर 6 के फैक्टर्स कितने हैं वो बता सकता हूं, जो कि मुझे दिख रहे हैं 1 2 3 और 6। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या हो गई 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसका मतलब 6 के गुणनखंड हो गए कितने, 4। इवन कितने होंगे, ऑड कितने होंगे, प्राइम कितने होंगे, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, वो सब अभी बाद में बात करेंगे। तो अभी फैक्टर्स का मतलब, गुणनखंड का मतलब आपको समझ में आया। किसी भी नंबर के गुणनखंड निकालने तो उसके टुकड़े करेंगे, तो जितने उसके टुकड़े हो सकते हैं वही उसके फैक्टर्स, गुणनखंड कहलाते हैं। चलिए और भी देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ये देखिए, जैसे कि हम बात कर लें किसकी, 36 के बारे में। कैसे होगा देखिए, 1 मल्टीप्लाई 36, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू 18 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 का अगर हम करें तो 3 से भी हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 इंटू कितना, 12।
4 से करें 4 से भी हो जाएगा, 5 से करें होगा क्या, नहीं। 6 से करें 6 से भी हो जाएगा, फिर 7 से करें होगा क्या, नहीं। 8 से करें तो 8 से होगा, नहीं। फिर 9 से करें हो जाएगा, कैसे होगा, 9 इंटू 4, तो 4 इंटू 9 तो हमने लिख दिया है। तो यहां पर अगर मैं इसके फैक्टर्स की गुणनखंड की बात करूं तो कौन कौन से दिख रहे हैं, 1 2 3 4 6, ठीक है। फिर 6 9 12 18 और 36, ये इसके टोटल फैक्टर्स हो गए। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई वो इन सबको गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, वो नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको बता देगा। अब ये तो अभी छोटा नंबर था इसलिए हमने इस तरीके से चेक कर लिया। अगर नंबर बड़े होते हैं तो हम कैसे चेक करते हैं वो जरा बात करते हैं, देखिएगा। जैसे कि 720 के बारे में बात करनी है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, इसको 2 से करते हैं, इसको कितना हो गया ये 360, फिर ये कितना हो गया 180, फिर ये कितना हो गया 90, फिर ये कितना हो गया 45, फिर ये कितना हो गया 15, फिर ये कितना हो गया 5, और ये फिर कितना हो गया 5, और ये खत्म। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स यहां पर देखें तो क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 720 जो है वो खुद भी आपका आ जाएगा 9। तो गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी यहां पर कितनी, 9। तो ये तो हो गया इस तरीके से निकाल, लेकिन इस तरीके से निकालेंगे काउंट करके तो काफी टाइम लग जाएगा। तो हमें सीधा सा तरीका अपनाना है, शॉर्ट ट्रिक जिसे हम कहते हैं वो अपनानी है। तो हम बात कर लेते हैं एक एक एग्जाम्पल लेकर, ठीक है, फिर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। एक एक एग्जाम्पल लेकर के उनके किस तरीके से फैक्टर्स निकाले जाते हैं, किस तरीके से प्राइम फैक्टर्स निकाले जाते हैं, किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स, किस तरीके से एडिशन ऑफ फैक्टर्स, और किस तरीके से इवन और ऑड फैक्टर्स निकाले जाते हैं। चलिए, जैसे कि हम बात करते हैं इसी के बारे में बात कर लेते हैं, 720 के बारे में ही, ठीक है। एग्जाम्पल लिया हमने 720 का, 720 का एग्जाम्पल लिया है, बात करते हैं, या फिर पहले छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। तो पहले छोटा एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि 12 का ले लेते हैं, 12, ठीक है। तो करते हैं इसको, देखिएगा। 2 से गया बिल्कुल, 2 से गया बिल्कुल, 3 से गया बिल्कुल, काम खत्म। तो क्या हो गया, 2 की घात कितनी है, 2 गुणा 3 की घात कितनी है, 1, यही आ रहा है। चलिए, अब बात करते हैं इसके बारे में क्या क्या हम निकाल सकते हैं उसकी। सबसे पहला हम निकालते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलेगी, वैसे तो यहां पर दिख रहा है क्या होगा, लेकिन अभी तो छोटा नंबर है, बड़ा नंबर हो तो कैसे निकलेगा वो हमें बात करनी। तो कुल गुणनखंडों की संख्या जो है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, जो इसकी पावर है, जो घात है वो, क्या है पावर, पावर कितनी है 2, और पावर कितनी है 1। तो इसका मतलब 2 प्लस 1, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे इसके कितने, 3। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आप देख सकते हैं कितने हो रहे हैं इसके, 3 हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये आ गया आपके पास कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें, चलिए, कुल गुणनखंडों की संख्या, ये कुल गुणनखंडों की संख्या नहीं है, ठीक है। ये है आपके जो अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम फैक्टर्स है उनकी। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ, इसको मैं कह सकता हूं प्राइम फैक्टर्स, मतलब कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अभाज्य मतलब आपको पता है, जो नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं उनके लिए, और प्राइम नंबर्स क्या होता है आपको पता है, 2 3 5 7 इस तरीके से, ठीक है, जो केवल और केवल 1 से और खुद से ही डिविजिबल होते हैं। तो ये कुल गुणनखंडों की संख्या नहीं है, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। तो फिर कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, कुल गुणनखंडों की संख्या हम लिख सकते हैं इस तरीके से, कुल गुणनखंडों की संख्या
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? कुल गुणनखंडों की संख्या घात +1, पावर +1। कैसे? देखिएगा, ये तो हो गया आपके प्राइम फैक्टर्स। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल वो बताने, वो कैसे बताएंगे? पावर कितनी है? 2, तो 2 + 1 मल्टीप्लाई पावर कितनी है? 1, 1 + 1, क्योंकि मैं कह रहा हूं क्या, घात +1 मतलब पावर +1, ये आपको बताएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल सारे के सारे। तो 2 + 1 कितना? 3, 1 + 1 कितना? 2, तो 3 × 2 कितना? 6। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 6 है। आप करके देख लो चाहो तो 12 के। कैसे करते अगर आप करते तो? 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, ठीक है। और कुछ होता क्या? नहीं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो वही हमने कहा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आपके? 6 है, ठीक है। चलिए, अब हमने प्राइम फैक्टर्स देख लिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स देख लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसी एग्जांपल 12 के लिए ही, बड़ा एग्जांपल भी लेंगे अभी। सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा? सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा? तीसरी चीज हम निकालते हैं इसमें, सम ऑफ फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकलेगा? देखिएगा, जो पावर है, जैसे कि 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, ये दो ही पावर दिख रही है। इस पावर तक फिर से हमें पहुंचना है पावर 0 से स्टार्ट करके। देखिए 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, पूरा हो गया ब्रैकेट। 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ठीक है। तो 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया आपके 4, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। 4 और 2 6 और 1 7, गुणा 3 और 1 4, 7 चौक 28, 28 हमारा आंसर होगा सम ऑफ फैक्टर्स। ये रे फैक्टर्स, इनको आप जोड़कर देख लीजिए, 28 ही आ रहा है। देखो 12 और 1 कितना? 13, 6 और 2 कितना हो गया? ये 8, 4 और 3 ये कितना हो गया? 7, 13 और 7 20 और 8 28, बिल्कुल वही हमारे सामने 28 आ रहा है, ठीक है। ये तो अभी छोटा एग्जांपल लिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो अगर हम बात करें प्राइम फैक्टर्स की, तो सीधी सीधी पावर जो होती है वो, जैसे 2 थी, पावर 1 थी, तो 2 और 1 ऐड होकर कितना हो गया? प्राइम फैक्टर्स 3। गुणनखंडों की टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें, प्राइम इवन ऑड सारे मिलाकर, तो वो क्या होंगे? जितनी पावर है +1, तो पावर 2 थी +1 3, पावर 1 थी +1 2, तो 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 6। फिर अगर हम बात करें सभी गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर्स, तो जो पावर है मैक्सिमम वहां तक जाना है 0 से लेकर, ठीक है। और किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो फाइनली आंसर आया इसका 28। अब हम बात करते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स क्या होता है। जैसे कि ये जो फैक्टर है 1 12 2 6 3 4, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, तो जैसे कि एक का 12 से, फिर 12 का 2 से, फिर जो आया उसका 6 से, फिर उसका 3 से, फिर उसका 4 से, फाइनली मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, वो कैसे निकलता है, उसके बारे में भी बात करते हैं, देखिएगा। तो चौथी चीज हम निकालते हैं यहां पर, गुणनखंडों का गुणन मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का गुणन कैसे निकलेगा मल्टीप्लीकेशन? बहुत आसान है। क्या करना आपको, नंबर क्या है आपके पास? 12, तो 12 तो लिख ही लीजिए, 12 लिख लीजिए, ये लिख लिया हमने 12। इसकी पावर लगानी है जो आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है डिवाइडेड बाई 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मैंने देखे कितने हैं? 6। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने देखे कितने हैं? मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, इवन ऑड या प्राइम की बात नहीं कर रहा हूं, सम विषम या अभाज्य की बात नहीं कर रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है? 6। तो 6 जो भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है, जैसे कि इस वाले केस में कितने हैं? 6 है, डिवाइडेड बाई 2, तो 6/2 कितना? 3। तो 12 की घात कितना? 3, और 12 की घात 3 होता है 1728।
इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ जो फैक्टर्स हैं इस एग्जांपल के लिए कितने होंगे, 1728 1728। ठीक है, तो चार चीजें हमने देख ली यहां पर, प्राइम फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स। चारों के तरीके अलग अलग हैं जो कि हमें समझ में आ चुके हैं। ठीक है, अब यहीं पर हम इवन और ऑड दोनों निकाल सकते हैं। तो जैसे कि इस वाले में आपको पूछे कि ऑड फैक्टर्स क्या होंगे, विषम गुणनखंड क्या होंगे, तो जब विषम की बात कर रहा है तो सम वाले को तो लेना ही नहीं है आपको, ये तो लेना ही नहीं है। तो विषम क्या है, यहां पर 3 है, 3 दिख रहा है ना आपको विषम, तो इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 + 1 कर दीजिए, कितने होंगे 2 होंगे। ठीक है, और अगर इसी में आपको पूछता ऑड कितने होंगे, सॉरी ऑड तो पूछ लिया, विषम पूछ लिया, अगर इसी में आपको पूछता कि इवन कितने होंगे, तो इवन के लिए मैं देख सकता हूं कितना दिख रहा है आपको 2। ठीक है, 2 तो है ही है, 2 + 1 और कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 2 दिख रहा है आपको। ठीक, और भी अच्छे से समझ में आएगा, अभी और एग्जाम्पल हम लेते हैं। चलिए बात करते हैं एक और उदाहरण की, फिर हम क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। जैसे कि अभी हमने देखा था 720 वाला, 720 वाला, ये 2, चलिए क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 1 2, 5 की पावर 1। ठीक है, सारी चीजें निकाली जा सकती है हाथों हाथ। अभी कैसे, देखिए सबसे पहला बताइए, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। प्राइम फैक्टर्स मतलब अभाज्य गुणनखंड, तो क्या होंगे अभाज्य गुणनखंड, जो पावर है, जो घाते हैं वही, तो पावर है 4 2 और 1, तो ये लीजिए 4 2 और 1, 4 2 6 और 1 7, तो प्राइम फैक्टर्स हो गए कितने 7। दूसरा बात करें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कुल गुणनखंड क्या होंगे, जो पावर है +1 कर दो, तो पावर कितनी है 4, 4 + 1, फिर पावर कितनी है 2, घात कितनी है 2, 2 + 1, फिर घात कितनी है 1, 1 + 1। ठीक है, कितना आ गया आंसर देख लीजिए, ये 5 मल्टीप्लाई ये 3, ये मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया 5 का 2 से 10 और ये 30, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 30। तीसरा देख लो, सम ऑफ फैक्टर्स मतलब गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, पता है आपको, आसानी से बताया मैंने, जो भी पावर है मैक्सिमम वहां तक जाना है 0 से लेकर, तो 2 की पावर 4 है तो स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4। ठीक है, फिर 3 की पावर 2 तक है, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, फिर 5 की पावर 1 तक है, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। बस इसे सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ये हमें पता है 2 की पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 हो 1 ही होता है वो, ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, और ये कितना हो गया आपके 16। ठीक है, ये क्या हो गया 1 3 और ये 9, ये 1 और ये कितना 5, कर सकते हैं इसको आराम से। ये कितना हो गया 8, ठीक है, ये हो गया आपके 20, और ये कितना हो गया आपके 28, और ये 30, और ये कितना 31, फिर 9 और 1 10 और 1 13, और 5 और 1 6। इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आएगा रिजल्ट वो सम ऑफ फैक्टर्स हमारा हो जाएगा। चलिए फिर बात करते हैं चौथा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स की। गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, बहुत ही आसान है, नंबर क्या आपके पास 720, ये लीजिए 720, इसकी पावर जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है डिवाइडेड बाई 2, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 30, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, तो 30 डिवाइडेड बाई 2, तो 720 की पावर कितना 15, ये होगा आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स। तो इसको आगे सॉल्व नहीं करना है आपको, एग्जाम्पल जो ये बताया गया है इसका जो रिजल्ट आया है, अगर क्वेश्चन ऐसा होगा तो आंसर भी इसी तरीके से घात में ही होगा, पावर में ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर्स और किसकी, सॉरी
ऑड फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स, सम और विषम गुणनखंडों की, वो कैसे निकलते हैं देखिएगा। चलिए अब इसमें बात करते हैं इवन फैक्टर्स जो है उनके बारे में। तो देखिएगा, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं ताकि इवन और ऑड हम यहां समझ सकें। चार चीजें निकाल ली, पांचवी चीज निकालते हैं। इवन फैक्टर्स मतलब सम गुणनखंड। तो ये है आपके सामने, सम गुणनखंडों की बात हो रही है। तो सम गुणनखंडों की बात हो रही है तो मैं देख सकता हूं सम कौन है, इवन कौन है, 2 है। 3 और 5 तो इवन है नहीं, 3 और 5 इवन नहीं है। तो इसका मतलब जो 2 की पावर 4 आ रहा है उसे तो आप एज इट इज ले ही लीजिए, मल्टीप्लाई। अब ये जो बचे हुए हैं जो ऑड नंबर्स हैं आपके पास 3 और 5, तो जो 3 और 5 बचे हुए हैं आपके पास ऑड नंबर्स, उनमें +1 करते जाइए। जैसे कि 2 की पावर 3 की पावर 2 है ना, तो 3 तो ऑड नंबर है तो 2 है, तो 2 + 1। फिर 5 ये भी क्या है आपका ऑड, तो 1 है तो 1 + 1। ठीक है, तो ये 4, ये 3 और ये कितना 2, तो 3 का 2 से 6, 6 का 4 से कितना 24, 24। ये इवन फैक्टर्स है। बात करते हैं आपके ऑड फैक्टर्स की। तो ऑड फैक्टर्स क्या होंगे देखिएगा, इसको नहीं हटाते क्योंकि यहीं से तो पता चलेगा हमें। ऑड फैक्टर्स मतलब विषम गुणनखंड क्या होंगे वो हमें देखना है। तो विषम देखना है तो ये 2 मैं देख सकता हूं, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। ये विषम है, ये भी विषम है, तो ठीक है। 2 है तो 2 + 1 कर लीजिए, 1 है तो 1 + 1 कर लीजिए। 1 + 1 कितना 2, 2 + 1 कितना 3, 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आ गया 6। तो इसका मतलब ऑड फैक्टर्स कितने हो गए 6, इवन फैक्टर्स कितने हो गए 24, और बाकी ये सारी चीजें आपके सामने पड़ी। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए। 100 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100। तो हमें सिर्फ गुणनखंडों की संख्या पूछी है, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है प्राइम फैक्टर्स या इवन फैक्टर्स या ऑड फैक्टर्स, नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर्स है। बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, देखिएगा। ये जो मैं कर रहा हूं ये तो बहुत आसान काम है, पता होगा आप। ठीक है, 2 की पावर 2 और 5 की पावर। ठीक है, चलो देखते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा आपको, तो पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है। अगर ये पूछता आपको क्या नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो अभी तक रिजल्ट क्या आ जाता, 2 + 2 4। लेकिन नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा है तो क्या होगा, पावर +1 करेंगे, घात +1 करेंगे, घात कितनी है 2, 2 + 1, घात कितनी है 2, 2 + 1, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 × 3 कितना 9। तो रिजल्ट होगा 9, जो कि सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। 80 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 80। तो 80 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी देख लेते हैं। केवल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा आपको, प्राइम इवन ऑड कुछ नहीं है। तो वही तरीका जो हमने अभी अभी देखा है पिछले वाले क्वेश्चन में। ये क्या हो रहा है ये आपको पता है। चलिए, तो 2 की पावर कितना आया 1 2 3 4, मल्टीप्लाई 5 की पावर कितना आया 5, 1 टाइम आया। अगर आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछता तो 4 + 1 कितना 5 आ जाता। लेकिन आपको पूछ रहा है क्या नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो वो क्या होगा पावर +1। पावर कितनी है 4, तो 4 + 1, पावर कितनी है 1, तो 1 + 1, 4 और 1 5, 1 और 1 2, 5 × 2 10। तो रिजल्ट क्या आया पहला, जो कि बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। 100 के गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100। चलिए पता हमें कैसे निकलना है। ये 100, टू की पावर 2 और ये 5 की पावर 2। ठीक है,
तो आपको क्या पूछ रहा है, 100 के गुणनखंडों का योगफल पूछ रहा है। तो सम ऑफ फैक्टर्स हमने निकालना सीखा है किस तरीके से, पावर कितनी है 2, पावर कितनी है 2, तो 0 से लेकर 2 तक जाएंगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, बस हमारा आंसर आ जाएगा सम ऑफ फैक्टर्स के लिए। तो देखते हैं, किसी की भी पावर 0 हो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स घातांक के नियम के अनुसार उसकी वैल्यू क्या होती है, हमारी 1 होती है। तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये 4 हो गई, ये 1 हो गई, ये 5 हो गई और ये 25 हो गई। 4 2 6 और 1 7, 25 30 और ये 1 31। तो 7 7 का 3 से कितना हो गया 21, 217 हमारा आंसर होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8वां, देखिए 60 के गुणनखंडों का औसत कितना होगा, एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। चलिए तो 60 के गुणनखंडों का औसत क्या होगा, तो एवरेज आपको पता है, अभी अभी मैंने बताया कि एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इसका मतलब 60 के गुणनखंडों का योग और 60 के गुणनखंड कितने हैं वो अभी बताते हैं। देखिएगा 60 है, ये होगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो आप देख सकते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो यहां पर ऑब्जर्वेशन के तौर पर क्या हमारे 60 के फैक्टर्स हैं, तो उनका सम, तो सम निकालते हैं। सम कैसे निकालते हैं आपको पता है, 2 की पावर 2 है तो 0 से लेकर 2 तक चलिए, 3 की पावर 1 है तो 0 से लेकर 1 तक चलिए, 5 की पावर 1 है तो 0 से लेकर 1 तक चलिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1, ये 2 की पावर 2 2, 2 की पावर 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7। चलिए ये 3 की पावर 1 3, 3 और 1 कितना हो गया, ये 4। फिर 5 की पावर 1 5, 5 और ये 1 कितना हो गया 6, ठीक है। तो ये आ गया सम। आप चाहे तो इनको मल्टीप्लाई कर ले और चाहे तो ऐसे रखें तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि जब यहां कैलकुलेशन करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब यहां पर ऑब्जर्वेशन के तौर पर क्या है 60 के फैक्टर्स हैं, तो आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स देखने 60 के लिए कितने होंगे, ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स देखने, प्राइम इवन ऑड कुछ नहीं बोला है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, जो पावर होती है वो +1 करते हैं तब नंबर ऑफ फैक्टर्स आते हैं। तो पावर में देख पा रहा हूं, घात में देख पा रहा हूं कितनी है, यहां पर 2 है तो 2 +1 करूंगा, घात कितनी है 1, 1 +1 करूंगा, घात कितनी है फिर से 1, तो 1 +1 करूंगा, तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 2, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। तो ये लीजिए आ गया हमारा, ये आ गया सम 7 4 6। मल्टीप्लाई में है, आप सीधा मल्टीप्लाई करके भी लिखें तो भी चलेगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि कैंसिल हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के तौर पर हमारे 60 के फैक्टर्स हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60 कितने आ गए 12। 6 से गया 2 बार, 2 से गया ये 2 बार, 7 का 2 से कितना आ गया 14। तो इसका आंसर क्या होगा 14, जो कि कौन सा ऑप्शन है आपका तीसरा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए 100 के गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ 100 ये पूछ रहा आपको, निकाल लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले तो वही जो हमें देखना है, इसको सॉल्व करके कि पावर कितनी बनेगी, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन कैसे निकलता है, जो नंबर है, नंबर क्या है 100,
उसकी पावर जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है डिवाइडेड बाई 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने आपको, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन ऑड प्राइम कुछ नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स गुणनखंड कुल कितने होंगे, पावर कितनी है 2, तो 2 + 1, फिर से पावर कितनी है 2, 2 + 1, तो 2 + 1 3, और ये 3, 3 × 3, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए यहां पर 9। तो नंबर जो कि 100 है, पावर घात के तौर पर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स आपको देता है। तो ऐसा तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। 10 में है तो 100 को 10 में लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100 ही होता है, और ये 9/2। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, 2, ये 9/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 10 की पावर 9 जो है वो हमारा आंसर होगा। और 10 की पावर 9 अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि होगा पार्ट नंबर 2। थैंक यू सो मच। Please like, share